वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज 11 फरवरी है। आइए शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर। देखिए फ्रेंड्स, ऑस्कर 2022 के लिए नॉमिनेशन का दौर चल रहा है। तो भारत की कौन सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जो कि ऑस्कर 2022 में जो अंतिम 5 फिल्में चुनी गई हैं उसमें शामिल है? तो इस फिल्म का नाम है राइटिंग विद फायर, यानी कि विकल्प ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, ये तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, राइटिंग विद फायर का ये प्रोमो है, यानी कि पोस्टर। और यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं नॉमिनीज फॉर डॉक्यूमेंट्री फीचर्स के लिए जो फिल्म नॉमिनेट हुई हैं। उसमें एक फिल्म है असेंशन, दूसरी है आर्टिका, तीसरी है फ्ली, एक फिल्म है समर ऑफ सोल और एक भारतीय फिल्म है इसमें राइटिंग विद फायर। ये सभी जो हैं ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। तो राइटिंग विद फायर ने 94th ऑस्कर अवार्ड, आपको याद रखना होगा कि 2022 में जो ऑस्कर अवार्ड दिए जाएंगे उनका जो एडिशन है, संस्करण है, वो 94th है। तो 94th यानी कि 94वें ऑस्कर अवार्ड की आखिरी नॉमिनेशन लिस्ट में राइटिंग विद फायर ने अपनी जगह बनाई है। राइटिंग विद फायर के साथ इस मुकाबले में मैंने आपको बताया कि असेंशन, आर्टिका, फ्ली और समर ऑफ सोल को शामिल किया गया है। रिंटू थॉमस और सुस्मित घोष द्वारा निर्देशित राइटिंग विद फायर में खबर लहरिया के उत्थान की कहानी दिखाई गई है, जो कि दलित महिलाओं द्वारा चलाया जाने वाला भारत का एकमात्र अखबार है। इस डॉक्यूमेंट्री में दलित महिलाओं के एक समूह की कहानी दिखाई गई है कि कैसे वो इस अखबार को सामाजिक दायरे से जोड़े रखने के लिए प्रिंट से डिजिटल में तब्दील करती हैं, और इस दौरान उनके सामने जाति और जेंडर जैसी कई चुनौतियाँ सामने भी आती हैं। 27 मार्च, डेट याद रखना, 27 मार्च को ऑस्कर विजेताओं के नामों को डिक्लेयर किया जाएगा। और आपको पता होगा कि इस बार जो फिल्में नॉमिनेट हुई हैं उसमें भारत की ओर से 2 आधिकारिक एंट्रीज थी, जय भीम और मरक्कर। हालांकि फाइनल में दोनों फिल्मों में से कोई भी फिल्म जगह नहीं बना पाई है और अंतिम रूप से ये फिल्में भी बाहर हो गई हैं। यानी कि इस बार ऑस्कर में भारत की कोई भी फिल्म अंतिम लिस्ट में जगह नहीं बना पाई है। आईसीसी मेंस ओडीआई प्लेयर रैंकिंग में शीर्ष क्रिकेटर कौन बना है? फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बात हो रही है बहुत इंपॉर्टेंट है। आईसीसी मेंस ओडीआई प्लेयर रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गया है कौन? बाबर आजम। ये कहाँ के हैं? ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं। और वहीं पर रोहित शर्मा, ये भारत के कप्तान हैं और ये वर्तमान में तीसरे स्थान पर हैं। दूसरे स्थान पर हैं कौन? विराट कोहली। पहले स्थान पर बाबर आजम है और चौथे स्थान पर हैं क्विंटन डी कॉक। पूरी लिस्ट में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, बाबर आजम ये पाकिस्तान के हैं, 873 रैंकिंग के साथ टॉप पर हैं। इसके बाद दूसरे स्थान पर विराट कोहली, फिर रोहित शर्मा और बाकी लोग। और ओडीआई बॉलिंग रैंकिंग में टॉप पर कौन है? ट्रेंट बोल्ट हैं। कहाँ के हैं ये? न्यूजीलैंड के हैं। और उसके बाद जोश हैजलवुड ऑस्ट्रेलिया के दूसरे स्थान पर हैं। चेरिस वोकेस ये इंग्लैंड के हैं, तीसरे स्थान पर। और ओडीआई ऑलराउंडर रैंकिंग में साकिब अल हसन बांग्लादेश के हैं, ये टॉप पर हैं। तो पूरी लिस्ट आपके सामने है। और आपको ये भी बता दें कि पहला स्थान किसको मिला है? बाबर आजम पाकिस्तान, दूसरा स्थान विराट कोहली, तीसरा स्थान रोहित शर्मा को। जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ अभी वनडे हुआ है उसमें रोहित शर्मा ने 60 रन बनाए थे 51 गेंदों पर, और भारत के सीमित ओवरों के ये कप्तान भी हैं। तो फिलहाल ये क्वेश्चन याद रखना कि आईसीसी मेंस ओडीआई प्लेयर रैंकिंग में जो टॉप खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के बाबर आजम हैं और भारत के रोहित शर्मा इसमें तीसरी रैंक पर पहुंच गए हैं। इन्होंने विराट कोहली से मात्र कुछ ही अंक अभी पीछे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विराट कोहली के कितने अंक हैं? 828, और रोहित शर्मा के कितने हैं? 807। हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने अटल टनल का नाम दर्ज किया है। इस टनल की लंबाई कितनी है? याद रखिएगा फ्रेंड्स कि अटल टनल अब वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है, और इस टनल की जो वास्तविक लंबाई है वो है ऑप्शन सी 9.02 किलोमीटर। अब ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हो गया है एग्जाम के लिए, ठीक है। कोई भी पेपर सेटर होगा वो ऐसे प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान फोकस करता है, तो आपको बिल्कुल जो है ऐसे प्रश्नों को रट के रखना होगा। सही जवाब इसका ऑप्शन सी है। अत्याधुनिक तकनीकी से तैयार भारत की सबसे महत्वपूर्ण सामरिक महत्व की अटल टनल रोहतांग का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? 10,044 फीट, ठीक है।
और अब ये जो टनल है अटल टनल, ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में आधिकारिक तौर पर दुनिया की सबसे लंबी यातायात टनल होने का जो श्रेय है वो प्राप्त कर चुकी है। इस टनल की लंबाई 9.02 किलोमीटर है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी ने इसके बारे में पुरस्कार प्राप्त किया है। इसे हिमालय की पीर पंजाल की चोटियों को भेद कर करीब 10 साल की अवधि में सीमा संगठन ने बनाया है। सीमा सड़क संगठन ने भारतीय और ऑस्ट्रिया की कंपनी स्ट्राबेग और एफकान ने मिलकर इस टनल का निर्माण किया है। तो 10 साल लगे हैं इस टनल को बनाने में, और हिमालय की जो पीर पंजाल की चोटियां हैं उसको भेद करके यह टनल बनाई गई है, जिसके लिए बीआरओ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, एक किताब आई है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक नामक किताब को किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स ये किताब लिखी गई है ऑप्शन बी बिल गेट्स के द्वारा। तो आपको बता दें फ्रेंड्स यहाँ पर कि ये किताब आप देख रहे हैं हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, और प्रसिद्ध टेड संवाद में 2015 में जनता को एक भावी महामारी के खतरे के प्रति आगाह करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने अपनी आगामी किताब हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक में यह बताया है कि कोविड-19 को कैसे अंतिम महामारी बनाया जाए। पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और नोफ द्वारा अमेरिका में प्रकाशित की जाने वाली इस किताब का विमोचन 3 मई को किया जाएगा। मध्य प्रदेश के किस शहर में लता मंगेशकर के नाम पर संगीत अकादमी और संग्रहालय खोला जाएगा? तो लता मंगेशकर के नाम पर एक संगीत अकादमी और एक संग्रहालय खुलेगा। कहाँ पर? इंदौर में। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। आपको याद होगा कि लता मंगेशकर का जन्म 1929 में इंदौर में ही हुआ था। इंदौर में दिग्गज गायिका लता मंगेशकर के नाम पर संगीत अकादमी की स्थापना की जाएगी और एक संग्रहालय का निर्माण भी होगा। इस संग्रहालय में लता जी ने जो कुछ भी गाया है वह उपलब्ध रहेगा। इंदौर में ही उनकी प्रतिमा स्थापित होगी और उनके जन्मदिन पर हर साल लता मंगेशकर पुरस्कार भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्मार्ट उद्यान भोपाल में यह घोषणा की। उन्होंने स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि दी और संगीत प्रेमियों के साथ उनकी स्मृति में एक वट वृक्ष को लगाया है। मध्य प्रदेश सरकार 1984 से ही लता मंगेशकर पुरस्कार दे रही है। 2019 और 2020 के जो लता मंगेशकर पुरस्कार हैं उसके लिए क्रमशः शैलेंद्र सिंह 2019 और आनंद मिलिंद 2020 का नॉमिनेट किया गया है, और यह पुरस्कार राशि होती है 2 लाख रुपए की। हालांकि शैलेंद्र सिंह और आनंद मिलिंद को अभी यह पुरस्कार मिला नहीं है, लेकिन जो पुरस्कार है उसकी घोषणा कर दी गई है। पहला लता मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला था? संगीतकार नौशाद को मिला था। जलकुंभी को साड़ी बनाने में उपयोग करने के लिए किन गैर सरकारी संगठनों ने आपस में समझौता किया है? जलकुंभी को साड़ी बनाने में उपयोग करने के लिए जिन 2 एनजीओ ने आपस में समझौता किया है उनके नाम है, क्या नाम है? स्वच्छता पुकारे और नेचर क्राफ्ट, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। तो इस परियोजना के लिए हाथ मिलाने वाले 2 गैर सरकारी संगठन एनजीओ में से एक स्वच्छता पुकारे के निदेशक गौरव आनंद ने बताया कि जलकुंभी से निकाले गए रेशों को पश्चिम बंगाल की मशहूर तांत साड़ी में इस्तेमाल होने वाले कपास के साथ मिलाकर फ्यूजन साड़ी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि हमने शुरुआती तौर पर जलकुंभी से निकाले गए रेशों से कम 1000 साड़ी की बुनाई करने का लक्ष्य रखा है। जलकुंभी से रेशे निकालने की प्रक्रिया जूट से रेशे निकालने की प्रक्रिया के समान है। आनंद ने उम्मीद जताई कि इस साल जून या जुलाई में जलकुंभी के रेशे से बनी साड़ी बाजार में आ जाएगी। उन्होंने बताया कि संगठन ने करीब 200 महिलाओं को काम पर रखा है और उन्होंने पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के तहत बोगांव और मछलनपुर के 30 से 40 तालाबों से जलकुंभियों को एकत्र करना भी स्टार्ट कर दिया है। हाल ही में किसने बीजिंग विंटर ओलंपिक में भारतीय दल की अगुवाई की है? बीजिंग विंटर ओलंपिक ये वर्तमान में बीजिंग में चल रहे हैं, आपको पता ही होगा 4 फरवरी से। तो इसमें उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की अगुवाई की गई है किसके द्वारा? मोहम्मद आरिफ खान के द्वारा। ये मोहम्मद आरिफ खान कौन सा खेल खेलते हैं? तो फ्रेंड्स मोहम्मद आरिफ खान के बारे में अगर बात करें तो ये एक स्कीयर हैं, अल्पाइन स्कीयर। मोहम्मद आरिफ खान ने 4 फरवरी 2022 को बीजिंग विंटर ओलंपिक में
उद्घाटन समारोह में भारत की अगुवाई की है। भारतीय अल्पाइन स्कीयर आरिफ खान शीतकालीन खेलों के एक संस्करण में 2 अलग अलग स्पर्धाओं के लिए सीधे क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। 13 फरवरी को विशाल स्लैलम और 16 फरवरी को स्लैलम में उनकी प्रतिस्पर्धा होगी, तो दोनों डेट याद रखना। आरिफ भारत के जम्मू और कश्मीर के रहने वाले हैं। रिजर्व बैंक की वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 की थीम क्या है? तो रिजर्व बैंक के द्वारा वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया जाता है प्रतिवर्ष, और इस साल की थीम है गो डिजिटल गो सिक्योर, यानी कि विकल्प सी हमारा करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक 2022 में 14 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक डिजिटल साक्षरता सप्ताह मनाएगा। इसकी शुरुआत रिजर्व बैंक के द्वारा 2016 में की गई थी और 2022 की थीम है गो डिजिटल गो सिक्योर। अब बात करें आरबीआई के बारे में, तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो किस समिति की अनुशंसा पर हुई थी? यंग हिल्टन, ये जरूर याद रखना आप। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949। वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो 25वें क्रम में, जिनका नाम है शक्तिकांत दास। पहले गवर्नर थे ओसबर्न स्मिथ, और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। हाल ही में फाइजर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रदीप शाह। देखिए फ्रेंड्स, फाइजर इंडिया ने RS शाह के इस्तीफे के बाद प्रदीप शाह को अपने बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है। और अगर बात करें प्रदीप शाह के बारे में, तो प्रदीप शाह क्रिसिल के पूर्व प्रबंध निदेशक और संस्थापक सदस्य हैं। क्रिसिल की स्थापना से पहले उन्होंने 1977 में HDFC की स्थापना में भी सहायता की थी, और USAID विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक के सलाहकार के रूप में भी उन्होंने काम किया है। फाइजर के CEO अल्बर्ट बोरला को जेनेसिस प्राइज 2022 पुरस्कार दिया गया था, ये आपको याद होना चाहिए। और ये पुरस्कार उन्हें क्यों मिला था? कोविड वैक्सीन बनाने के लिए। बाकी के नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर। दिनेश प्रसाद सकलानी, मैंने आपको अभी पढ़ाया था पिछले वीडियो में कि उन्हें NCERT का निदेशक बनाया गया है। रवि मित्तल बने हैं IBBI यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, और पुष्प कुमार जोशी को बनाया गया है HPCL के चेयरमैन। हाल ही में किसे SSC का अध्यक्ष चुना गया है? तो फ्रेंड्स, SSC यानी कि कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं कौन? तो यहाँ पर इनका नाम है S किशोर, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हो गए हैं S किशोर। 8 फरवरी 2022 को कैबिनेट की नियुक्ति समिति के एक निर्णय के अनुसार S किशोर को SSC का अध्यक्ष बनाया गया है। वर्तमान में S किशोर वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विशेष सचिव के पद पर कार्यरत हैं, और 1989 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के वो IAS अधिकारी हैं। तो फ्रेंड्स, कल का प्रश्न ये था कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में टॉप कंट्री कौन सी है? तो फिलहाल यहाँ पर आंसर है ऑप्शन ए, स्विट्जरलैंड। और रैंकिंग में 5 शीर्ष देश थे, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका और UK, और इसी में कोरिया गणराज्य भी शामिल हुआ है 2021 में पहली बार, और यह शीर्ष टॉप 5 में शामिल हुआ। भारत की रैंकिंग कितनी रही थी? तो 46 रही थी, 46वीं। और अब आज का प्रश्न कि किस टेनिस खिलाड़ी ने स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर 5 वर्ष बाद फिर से फ्रेंच ओपन 2021 को जीता था? तो ये हैं आपके ऑप्शन फ्रेंड्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमें आपके समर्थन की बहुत अधिक आवश्यकता है। तो प्लीज़ सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।